गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। स्क्रीन विजिबल है ना सबको? यस सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक है। सो हम लोगों ने प्यूरिफिकेशन स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में ना। इस वीक में यार तुम लोग की 2 ही क्लास लग पाई। ठीक है, प्यूरिफिकेशन में बेटा पहला मेथड देखा था हम लोगों ने, पोलिंग मेथड, जो कि हम लोग कॉपर के लिए यूज करते हैं, कॉपर एंड टिन के लिए। सेकेंड मेथड इज, हाँ बोलो। नहीं आया, एक और बार समझा देंगे क्या पोलिंग में? अरे हाँ कुछ सर। नहीं करते हैं यार, इसमें एक पानी लिया, पानी में हम लोगों ने जो एक वुडन पोल होता है, या बैम्बू भी डाल सकते हो तुम, ठीक है ना। एक वुडन पोल ऐड करते हैं इसमें, और वुडन पोल को थोड़ा सा हम लोग स्टीर करते हैं, ठीक है। एंड नीचे से बेस से एक एयर ब्लास्ट देते हैं, हॉट एयर ब्लास्ट, ठीक है। तो हॉट एयर ब्लास्ट देते हैं तो उससे एनर्जी मतलब कि टेम्परेचर हाई होता है। हाई टेम्परेचर पे वुडन जो है वो इनकम्प्लीट कंबसन होगा। इनकम्प्लीट कंबसन होगा तो वहाँ पे कार्बन भी मिलता है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिलता है, जो कि अगर कोई मेटल ऑक्साइड प्रेजेंट है, अगर कोई प्रेजेंट है ना, आफ्टर रिडक्शन मेथड, आफ्टर रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, अभी भी थोड़ा बहुत अगर मेटल ऑक्साइड प्रेजेंट है तो उसको कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड मिलके रिड्यूस कर देंगे। फर्दर एयर के ब्लास्ट से जो अगर कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मेटल ऑक्साइड बनाता है, तो उसको भी ये जो टॉप पे हम लोगों ने एक लेयर मेंटेन की है कोक पाउडर की, है ना, वो हम लोग इसीलिए मेंटेन करते हैं ताकि रीऑक्सीडेशन मेटल का नहीं हो सके। बाकी अगर थोड़ा बहुत होता भी है तो अगेन कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर देयर, है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे प्यूरिफाई करते हैं, है ना, बाय यूजिंग वुडन पोल। तो इसी को बोलते हैं पोलिंग मेथड, ठीक है। यस सर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेना इसमें, पॉइंट नंबर 4, more basic metallic impurity, more basic metallic impurities are oxidized by air, are oxidized by air into either volatile oxide, है ना, volatile oxide और non volatile oxide, जिसको हम स्कम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज स्कम, ठीक है। तो ये इम्प्यूरिटी जो प्रेजेंट होती हैं, है ना, इनको एयर के थ्रू हम ऑक्सीडाइज कर देते हैं, या तो वोलेटाइल ऑक्साइड में या फिर नॉन वोलेटाइल ऑक्साइड में। तो इस तरह से इम्प्यूरिटी जो है वो रिमूव हो जाती है, ठीक है। दिस इज पोलिंग मेथड। सेकेंड में है
fractional distillation. Fractional distillation method is based upon difference in boiling point of metal and impurity. ठीक है, मेटल एंड इम्प्योरिटी का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, तो उसके बेसिस पे हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, है ना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या करते हैं भाई, है ना, इसका प्रिंसिपल ही है डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। सो हियर it is based upon difference in boiling point of metal and impurities. मेटल एंड इम्प्योरिटीज, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने लिया क्रूड जिंक, है ना, आई हैव टेकन क्रूड जिंक। क्रूड जिंक का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा, है ना, या जिंक का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये होता है 920 डिग्री सेल्सियस। कितना? 920 डिग्री सेल्सियस, है ना। एंड जो इम्प्यूरिटी होती है यहाँ पे वो होती है कैडमियम। बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है 767 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सर क्या लुक ये एट कैडमियम CD, ये इम्प्यूरिटी है ना। क्रूड जिंक में कैडमियम इज द इम्प्यूरिटी। कैडमियम होता है, आयरन होता है, लेड होता है, दे आर इम्प्यूरिटी, ठीक है। तो इनका जैसे लेड और पीबी की बात करूं तो दे हैव बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन 1500 डिग्री सेल्सियस। 1500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है ना। तो अपने को ये उड़ाना है, we have to remove cadmium, iron and lead. So what we do here, first we heat at temperature greater than 767 डिग्री सेल्सियस। इससे ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हैं बेटा। तो हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैडमियम विल वेपोराइज, बोलो, वेपोराइज हो जाएगा ना। उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 767 है। तो उससे ज्यादा टेम्परेचर पे अगर हीट करोगे तो वो वेपोराइज हो जाएगा। ये गया, बचा क्या, आयरन एंड लेड, है ना। नाउ वी गेट Zn प्लस Fe प्लस Pb, है ना। अब इसको हम लोग ग्रेटर देन 920 डिग्री सेल्सियस, 920 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर पे इसको हीट किया, तो कौन उड़ेगा, जिंक, क्रूड जिंक। मेल्टिंग पॉइंट बेटा जिंक का दिया हुआ है ना, प्योर जिंक का दिया हुआ है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। हाँ, किसी भी देखो क्रूड जिंक मीन, क्रूड जिंक का मतलब हुआ वी आर टॉकिंग अबाउट अ मिक्सचर। मिक्सचर नेवर हैव अ फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट। कोई भी मिक्सचर है ना, दे हैव अ रेंज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, पता होगा ये चीज, है ना। तो 920 इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जिंक। सो 920 के ऊपर अगर हीट करोगे तो एक तो हो गया जिंक वेपर, और दूसरी तरफ तुमको मिल जाएगा आयरन प्लस लेड, दे आर impurity, है ना, दे आर impurity, ठीक है। सो दिस इज fractional distillation based upon the difference in boiling point of metal and impurity, metal and impurity, ठीक है। नेक्स्ट में है लिक्वेशन। ये आ गया समझ में, ये क्लियर है बेटा सबको? यस सर।
Yes, sir. लिक्वेशन और स्वेटिंग, लिक्वेशन और स्वेटिंग, ठीक है। लिक्वेशन और स्वेटिंग जो है बेटा, इट इज बेस्ड अपॉन डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट, है ना। होता क्या है, एक डायग्राम दिखाता हूँ यहाँ पे, एक डायग्राम दिख रहा है सबको। Yes, sir. देखो बेटा, इसमें क्या किया हम लोगों ने, एक स्लोपी सरफेस ले लिया, ठीक है। एक स्लोपी सरफेस में हम लोग जो जिस मेटल को प्यूरिफाई करना है उस मेटल को हम लोगों ने डाला, ठीक। और उसको हम लोगों ने हीट किया। ये जो ऑरेंज कलर का है तुम्हारा, वो हीटिंग बाथ टाइप का है, हीट किया, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल की जो मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है ना। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, वो मेल्ट कर जाता है, पिघल जाता है। पिघल के वो, बिकॉज इट इज अ स्लोपी सरफेस, तो धीरे 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 वो, बिकॉज इट फॉर्म्स लिक्विड, लिक्विड बन के धीरे 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 वो नीचे जाके जमा होता रहेगा। एंड इम्प्योर आर लेफ्ट बिहाइंड, दे रिमेन्स इन सॉलिड स्टेट, दे आर लेफ्ट बिहाइंड। आ रहा है समझ में? यस सर। सर रिपीट करते एक बार। एक मिनट रुकना, एक मिनट। हाँ, देखो क्या करते हैं यहाँ पे, एक कंटेनर लिया स्लोपी सरफेस पे, है ना। उसके अंदर हम लोगों ने इम्प्योर मेटल को डाला और हीट किया। मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है, इट शुड बी लोअर देन द इम्प्योरिटी। तो मेटल मेल्ट कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड बनेगा तो भाई धीरे 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 वो फ्लो करते हुए नीचे जाके जमा होना चालू करता है। और इम्प्योरिटी, दे रिमेन्स इन सॉलिड स्टेट, तो वो भाई ऊपर ही रह जाती हैं, दे डज नॉट कम डाउन। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है। सो point number 1, it is used for tin, lead and bismuth, है ना, tin, lead and bismuth. Point number 2, metal must have low melting point, metal must have low melting point, then impurity, then impurity, ठीक है। प्रोसेस, प्रोसेस क्या है भाई, तो जो क्रूड मेटल है, crude metal is melted on a slopy surface. Crude metal is melted on a slopy surface above melting point of metal, है ना।
liquid metal melts down and collected in a container. ठीक है, collected in a container. थर्ड में है बेटा वेपर फेज रिफाइनिंग. दिस इज द पार्ट ऑफ प्यूरिफिकेशन जिससे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं. वेपर फेज रिफाइनिंग. वेपर फेज रिफाइनिंग देखो दो कंडीशन होती है वेपर फेज रिफाइनिंग में, है ना. पहली कंडीशन ये होती है कि चलो हम लोग करते क्या है इसमें बेटा, हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई मेटल है वो इम्प्यूरिटी के साथ है ना. तो व्हाट वी डू हियर, वी react whole impure metal with a reagent so that metal एक volatile compound बना ले. मेटल क्या बना लेगा, volatile compound. मतलब मेटल जो है वो volatile compound बना के वहां से उड़ जाएगा, है ना. इट विल बी गॉन फ्रॉम दैट मिक्सचर, है ना. मेटल जो वहां से उड़ गया. अब जो उड़ा तुम्हारा कंपाउंड उसको हम लोगों ने कलेक्ट किया. ठीक है, कलेक्ट करके उसको बेटा हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं. तो हाई टेम्परेचर पे जब हम हीट करते हैं तो वापस हम लोगों को मेटल मिल जाता है ना. तो वी हैव इम्प्योर मेटल हीट, उसको एक रिएजेंट से हम लोगों ने रिएक्ट करवाया, वो गैस बना, गैस बन के वहां से उड़ गया, सारे इम्प्योरिटी पीछे रह गए. जो वोलेटाइल कंपाउंड बना उसको वापस हीट करो हाई टेम्परेचर पे तो वो ब्रेक कर जाएगा, है ना, गिविंग अस प्योर मेटल. ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग, है ना. सो हियर intermediate compound must be volatile and thermally unstable. ठीक है, दो कंडीशन है बेटा, वोलेटाइल होना चाहिए ताकि वो इम्प्यूरिटी को छोड़ के वहां से निकल जाए जो भी कंपाउंड बन रहा है. सेकेंड कंडीशन है जो कंपाउंड बना इट शुड बी थर्मली अनस्टेबल ताकि मैं जब उसको हीट करूं तो वहां पे मेटल निकल जाए, है ना. जैसे जैसे मॉन्ट्स प्रोसेस है ना. लेट्स हैव अ लुक एट मॉन्ट्स प्रोसेस. मॉन्ट्स प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, वी टेक निकल लिया बेटा, इम्प्योर, इसको रिएक्ट करवा दो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, सीओ के साथ. ठीक है, सीओ के साथ जब इसको रिएक्ट करवाओगे एट टेम्परेचर 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस, सीओ के साथ जब इसको रिएक्ट करवाओगे यू विल गेट NiCO4. ठीक है, ये तुम्हारा गैस है. ठीक है, दिस इज गैस मींस इट इज वोलाटाइल, उड़ जाएगा, है ना. निकेल बना लेगा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना, टेट्रा कार्बोनिल निकलेट बोलते हैं इसको, है ना. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग डिटेल से. ठीक है ना. ये वोलेटाइल बन के उड़ा बेटा, उड़ने के बाद इसको कलेक्ट किया हम लोगों ने एंड इसको फिर हीट करते हैं 150 डिग्री से 180 डिग्री सेल्सियस, है ना, 150 टू 180 डिग्री सेल्सियस. सो वी गेट बैक निकल सॉलिड प्लस 4CO गैस. ये तुमको मिल जाएगा प्योर.
ठीक है, ये तुमको मिल जाएगा प्योर निकल। आ रहा है समझ में? समझा? Yes, sir. हाँ बोल, क्या क्या बोल रहा है, फिर से बोल। समझा नहीं, मतलब वो पहले गैस बना, फिर हमने उसे हीट किया, तो वो प्योर कैसे हो गया? अरे मान लो निकल के साथ प्लैटिनम है, लेट्स है। निकल जो है, प्लैटिनम और निकल सॉलिड स्टेट में है। मैंने सीओ से रिएक्ट करवाया, वहां पे निकल जो है वो रिएक्ट करके अलग हो जाएगा ना, वोलेटाइल है तो वो अलग हो गया, प्लैटिनम पीछे रह गया। तो तेरे को हाँ सर। NiCO4 जो है वो एक सिंगल कंपाउंड मिला। अब वो उसको तुम हीट कर दो, उसको हीट कर दो तो वहां से CO निकल जाएगा। बाकी जो बचा निकल, वहां पे तो कुछ और इम्प्योरिटी नहीं है ना। वोलेटाइल कंपाउंड बना है, उसमें प्लेटिनम नहीं होगा एक तरह से। ऑब्वियसली यस। यस सर। सर पहले NiCO को हमने कंबाइन करा, उसमें से प्लेटिनम उड़ा, फिर उन नहीं दोनों नहीं को नहीं नहीं, अलग कर दिया। प्लैटिनम नहीं उड़ा, प्लैटिनम नहीं उड़ाओ, प्लैटिनम को मत उड़ाओ। जो भी इम्प्योरिटी को नहीं उड़ाओ बेटा, इम्प्योरिटी तो सॉलिड स्टेट में ही रहेगा। निकेल उड़ेगा, निकेल जो है वो कंबाइन करके उड़ जाएगा। जिस मेटल को प्योर करना है ना, वी आर प्यूरिफाइंग निकेल हियर। ठीक है ठीक है, सर। तो जो लास्ट प्रोडक्ट है उसमें निकल के साथ प्लेटिनम होगा या नहीं? मैं क्या बोल रहा हूँ, निकेल के साथ इम्प्योरिटी स्टार्टिंग में थी, इम्प्योर जो मेटल है उसमें था। वहां से तुमने एक बार निकेल वाले कंपाउंड, निकेल जो है वो कंपाउंड बन के उड़ गया, तो प्लैटिनम तो नहीं आएगा ना उसके साथ बेटा, प्लैटिनम तो सॉलिड स्टेट में है ना। सर आप रिएक्शन ही दोबारा समझा दो एक बार। यार निकेल है प्लस इम्प्यूरिटी है, इसको मैंने CO से रिएक्ट करवाया तो ये तुम्हारा बन जाएगा NiCO4। X तो यहीं रह जाएगा ना, X जो है इट इज नॉट रिएक्टिंग विथ CO, तो ये तो पीछे रह जाएगा ना। यस ये सर। उड़ जाएगा, इट इज अ गैस, ये तो उड़ जाएगा। निकला, निकल लिया, उसको कलेक्ट कर लो, कलेक्ट करके उसको हीट कर दो, तो वहां पे निकल तुमको प्योर मिल जाएगा। यस सर अब ठीक है, दूसरा में है, सेकंड में है वैन अर्कल मेथड। वैन अर्कल मेथड। सर जो ऊपर वाली आपने रिएक्शन लिखवाई है, उस रिएक्शन का नाम ही मोल्स प्रोसेस है ना? हाँ, उसको मॉन्स प्रोसेस बोलते हैं। यस। ठीक है, उसको मॉन्स प्रोसेस। दिस इज यू टू प्यूरिफाई निकल, टू प्यूरिफाई निकल, वैन अर्कल मेथड, है ना। टू प्यूरिफाई जिरकोनियम, टाइटेनियम एंड बोरोन। देखो, what we do here, what we do here, we take zirconium और टाइटेनियम। ठीक है, जिरकोनियम और टाइटेनियम, इसको बेटा हम लोग रिएक्ट करवाते हैं, वी रिएक्ट इट विथ I2 वेपर, I2 आयोडीन वेपर, है ना, आयोडीन वेपर एट 250 डिग्री सेल्सियस, है ना, एट 250 डिग्री सेल्सियस वी गेट ZrI4 और TiI4। ठीक है, जिरकोनियम के साथ ZrI4 मिल जाएगा, टाइटेनियम के साथ TiI4 मिल जाएगा।
अब ये जो तुमको मिला बेटा ये क्या है, वोलाटाइल है ना। ये हो गया तुम्हारा इम्प्योर, ये हो गया वोलाटाइल। ये वोलाटाइल गैस है, इसको हम लोग हीट करते हैं, वी हीट इट एट 1400 डिग्री सेल्सियस, 1400 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, ठीक है। तो वी गेट बैक zirconium और टाइटेनियम विच इज प्योर प्लस 2i2। ठीक है, जो प्रोसेस मॉन्ड्स में है वही प्रोसेस यहाँ पे भी है, बस मेथड जो है नाम जो है वो चेंज हो गया, कॉन्सेप्ट वही है बेटा, है ना, कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, आगे बढ़ूं। Yes, sir. तो Yes, एक sir. सेकंड नो। हाँ हाँ लिख लो, एक बोरोन का भी लिख लो, बोरोन प्लस 3/2 I2, इसको हीट किया, वी गेट Bi3 गैस, फिर से हीट किया तो वी गेट बोरोन प्लस 3/2 I2। इधर इम्प्योर, इधर प्योर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा वैन अर्कल मेथड, है ना, वैन अर्कल मेथड। सर डन। हो गया, डन, ओके। सर जो रिजल्ट में मिलते हैं उन सबका तो टेम्परेचर मतलब क्या टेम्परेचर? तो जैसे ऊपर सर टाइटेनियम को करा और उसको ZR को करा, तो इनका टेम्परेचर तो 1400 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही होगा ना जो, ठीक है, वो रिक्वायरमेंट है, वो करना पड़ता है। वरना वेपर बन जाते हैं। मतलब उतना करना पड़ेगा, अदरवाइज वो मतलब ब्रेक नहीं करेगा। ZR I4 या TI-I4 को ब्रेक करने के लिए उतना टेम्परेचर देना पड़ता है। ठीक है, यस। चलो ये तुम्हारा हो गया तीसरा मेथड, वेपर फेज रिफाइनिंग, है ना। चौथा मेथड है, फोर्थ मेथड इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बोलते हैं हम लोग ना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसमें बेटा हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? तो हम लोग एक करंट पास करवाते हैं, वी पास करंट थ्रू द मोल्टन स्टेट और थ्रू एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। और वहां पे कैथोड पे रिडक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है ना। तो देखते हैं कैसे होता है, लेट्स सी, हैव अ लुक एट इट, है ना। सो electrolysis is done to purify metals like, है ना, to purify metals like copper,
सिल्वर, जिंक, टिन, गोल्ड, निकेल, लेड एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, इतने सारे मेटल को हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के थ्रू प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो होता है बेटा, है ना, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, इलेक्ट्रोलाइट इज aqueous solution of suitable salt of metal, है ना, aqueous solution of suitable salt of metal, या फिर molten form of salt और ऑक्साइड। ठीक है, या उसका मेल्ट फॉर्म ले लिया, एक्वा सॉल्यूशन ना लेके उसका मेल्ट फॉर्म लिया, दोनों में से मतलब दोनों पॉसिबिलिटी है ना, डिपेंडिंग अपॉन द मेटल। ठीक है, अगला है तुम्हारा एनोड, है ना, एनोड, एंड थर्ड में है कैथोड। ठीक है, तो एनोड में बेटा, एनोड में हम लोग इम्प्योर मेटल लेते हैं जो कि थिक होता है, मोटा सा इम्प्योर मेटल लेते हैं, है ना, क्योंकि एनोड का ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, है ना। तो मेटल जो है वो धीरे धीरे क्या करेगा बेटा, एनोड वाले रॉड से सॉल्यूशन में जाना चालू करेगा, है ना, मेटल था, ऑक्सीडाइज होके फिर टैंक बना लिया, सॉल्यूशन में चला गया, है ना। तो ये जो थिकनेस है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, है ना। अब थिकनेस जब धीरे धीरे कम होती जाएगी तो जो इम्प्यूरिटी है, इम्प्यूरिटी जो है वो क्या होता है, धीरे धीरे नीचे में जमा होना चालू होते हैं, इम्प्यूरिटी, है ना, उसको हम बोलते हैं एनोड मड। ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एज एनोड मड, एनोड वाला कचरा। ठीक है ना, सो एनोड हो गया तुम्हारा इम्प्योर मेटल। कैथोड पे हम लोग प्योर मेटल लेते हैं, है ना, कैथोड पे हम लोग वी टेक प्योर मेटल जो कि थिन होता है। थिन क्यों लेते हैं भाई, एक स्ट्रिप के जैसा ले लिया, क्योंकि कैथोड पे डिपोजिशन हो रहा है ना, जो मेटल है वो डिपॉजिट हो रहा है, तो कैथोड की थिकनेस धीरे 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 बढ़ती जाएगी, एनोड की थिकनेस धीरे 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 कम होती जाएगी। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. so if we look at the reaction, if we look at the reaction at anode, Mn plus, sorry, metal solid which is impure, it will oxidize to Mn plus aqueous प्लस एन इलेक्ट्रॉन, है, मेटल जो है वो एन इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, एन इलेक्ट्रॉन का लॉस करके कन्वर्ट हो जाएगा एम एन प्लस में, है ना, एंड एट कैथोड, जो एम एन प्लस आया सॉल्यूशन में बेटा, it will gain n electron, and convert into metal solid. This metal solid is pure metal. This is the pure metal. ठीक है, अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि जो मेटालिक इम्प्यूरिटी है एनोड पे, उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेटल से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेटल से ज्यादा हो गया तो इन प्लेस ऑफ मेटल द इम्प्यूरिटी विल बी ऑक्सीडाइज्ड,
है ना, इम्प्यूरिटी जो है वो ऑक्सीडाइज होके सॉल्यूशन पे जाएंगे। क्लियर है? सो Yes, sir. है ना, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भाई मेटल का ज्यादा होना चाहिए, इम्प्यूरिटी का कम होना चाहिए, है ना। आई होप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल याद है ना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होती है ना। तो Yes, sir. द मेटेलिक इम्प्यूरिटी the metallic impurities have lower oxidation potential, है ना, lower oxidation potential than metal and they settle down at the bottom, known as anode mud, known as anode mud। ये हो गया मेथड नंबर 4, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। पांचवा नंबर है जोन रिफाइनिंग मेथड, जोन रिफाइनिंग मेथड। अच्छा तुम लोग रक्षाबंधन पे हॉलीडे है ना स्कूल में? हाँ सर। Yes, sir. आगे बढ़ूं, लिख लिया तो? Yes, sir. Yes. जोन रिफाइनिंग मेथड, हाँ, जोन रिफाइनिंग मेथड। देखो इसका डायग्राम देखते हैं पहले, है ना। लेट्स हैव अ लुक एट द डायग्राम फॉर। सर ये 6 नंबर का होगा। अच्छा हाँ, दो बार लिख दिया ना। ओके ओके, 3 4 5 और ये अब की बार ज्यादा लिख दिया क्या? 1 2 3, ओहो 4। सर वेपर फेज रिफाइनिंग से है क्या नंबर 1? थर्ड होगा वेपर फेज रिफाइनिंग, नहीं फोर्थ है। पहला पूलिंग है, दूसरा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, थर्ड इज लिक्वेशन, फोर्थ में वेपर फेज है। ठीक है, जोन रिफाइनिंग मेथड, है ना। चलो इसका भाई पहले डायग्राम देखते हैं ना। लेट्स हैव अ लुक एट डायग्राम फर्स्ट। ओके
डायग्राम दिख रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. देखो क्या करते हैं इसमें हम लोग बेटा, व्हाट वी डू हियर, ये है, इसको हम लोग अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन मेथड भी बोलते हैं, बिकॉज जो प्यूरिटी होती है मेटल की, है ना, जो प्यूरिटी होती है मेटल की वो काफी ज्यादा होती है, काफी ज्यादा होती है ना, अल्ट्रा प्योर बोल सकते हो जिसको। तो इट इज बेस्ड अपॉन फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, है ना, बेस्ड अपॉन फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, है ना। प्रिंसिपल क्या होता है बेटा, देखो मेटल रॉड है ना, मेटल रॉड है, मेटल रॉड को मैंने एक जगह पे रख दिया, फिक्स कर दिया, और उसके थ्रू फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड एक सर्कुलर हीटर पास करते हैं, ठीक है ना, जिसको हम रिंग फर्नेस भी बोलते हैं। एक सर्कुलर हीटर धीरे धीरे बहुत ही स्लो ऐसे जाके पास करते हैं। अब सर्कुलर हीटर का टेम्परेचर हम लोग इतना ज्यादा रखते हैं कि जो मेटल है वो मेल्ट कर जाए, ठीक है ना, जो मेटल है वो मेल्ट कर जाए, ठीक। अब होता क्या है बेटा, इम्प्यूरिटी है, इम्प्यूरिटी सॉलिड में भी है, और मेटल मेल्ट कर गया मींस मेटल जब लिक्विड बन गया तो इम्प्यूरिटी वहां पे भी है ना। तो इम्प्यूरिटी का एंट्रोपी कहाँ पे ज्यादा हुआ, कैन यू टेल मी, सॉलिड मेटल में या लिक्विड मेटल में? लिक्विड मेटल में। लिक्विड मेटल में, है ना। एंड वी नो दैट कि भाई एंट्रोपी अगर ज्यादा होता है किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, रैंडमनेस इंक्रीज होने की टेंडेंसी होती है, राइट, Yes, sir. है ना। तो यहाँ पे बेटा जो इम्प्यूरिटी है ना, दे हैव मोर टेंडेंसी टू रिमेन इन द मोल्टन फॉर्म ऑफ मेटल, है ना, जो मेल्ट है तुम्हारा मेटल का उसमें रहने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो जैसे जैसे मैं रिंग को मूव करता जाऊंगा, जो मेटल है, जैसे मान लो कि एक यहाँ पे मैंने कुछ देर के लिए रखा, है ना, तो उसके अंदर का मेटल जो है वो मेल्ट कर गया, ठीक। थोड़ा सा मैंने फिर से मूव किया उसको राइट साइड में, तो जो पीछे मेटल है वो क्या होगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, और आगे वाला मेटल जो है वो मेल्ट करेगा, है ना। तो इम्प्यूरिटी वांट्स टू रिमेन इन द मेल्ट जोन, है ना, इम्प्यूरिटी भाई मेल्ट जोन में रहना पसंद करता है। तो वो क्या होता है, वो सॉलिड स्टेट से थोड़ा सा खिसक लेता है मेल्ट स्टेट में। आ रही बात समझ में? सर Yes, ऐसे sir. ऐसे होता Yes, ही sir. बाहर चल जाता हाँ मतलब ऐसे ऐसे मतलब इम्प्यूरिटी जो है जहां जहां पे तुम्हारा सॉलिड में था बेटा, वो धीरे 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 मेल्ट में जाना चालू हो जाएगा, है ना। इम्प्यूरिटी जो है दे विल प्रेफर टू रिमेन इन द मेल्ट जोन। तो जैसे जैसे रिंग मूव करेगा ना, इम्प्यूरिटी जो है वो स्लोली स्लोली उनके साथ मेल्ट जोन में मूव करना चालू करता है। तो मेल्ट जोन में इम्प्यूरिटी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, और धीरे 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 हम लोग जब दूसरे एंड पे चले गए, वहां पे इम्प्यूरिटी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक। तो ये प्रोसेस हम लोग मल्टीपल टाइम्स करते हैं, है ना। मल्टीपल टाइम्स करने से क्या होता है बेटा कि जो इम्प्यूरिटी, जितनी भी थोड़ी बहुत इम्प्यूरिटी रहती है, वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली दे आर कॉन्सेंट्रेटेड टू द अदर एंड। आ रहा है समझ में? यस सर। Yes, sir. ये क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो इसको लिख लेते हैं, है ना, इसको लिख लेते हैं। It is based upon fractional crystallization. It is based upon fractional crystallization in which impurity prefers to remain
in melt zone, है ना, melt zone. Entropy factor, entropy factor, है ना, it prefers to remain in the melt zone. Entropy factor. ठीक है. दूसरा बी, silicon, germanium and gallium which are semiconductor. इनको एज अ सेमीकंडक्टर हम लोग यूज करते हैं, है ना. दे आर purified by this method, है ना. They are purified by this method. Process. ठीक है. ए, प्रोसेस लिखवा दूं या छोड़ दूं, क्या करूं बताओ. लिखवा दीजिए सर। हाँ सर लिखवा दीजिए। ठीक है. एक रिंग फर्नेस है ना. ए रिंग फर्नेस is heated. A ring furnace is heated to a suitable temperature, है ना, to a suitable temperature for melting metal rod and creating a thin melted zone in melted zone, है ना. The ring furnace slowly move from one end to other end, है ना. The ring furnace move slowly from one end to other end in this way. In this way, impurities are concentrated at one end. Impurities are concentrated at one end. This process is done multiple times to get ultra pure metal, ultra pure metals, है ना, to get ultra pure metals. ठीक है. लिखो तो इतना बेटा, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में.
सर हाँ सर अगर हम ये मतलब हीटिंग कर रहे हैं तो वो बाद में वो सॉलिड बन रहा है तो उसका शेप भी चेंज हो जाएगा पूरा। आई थिंक कुछ मतलब सपोर्ट टाइप का रहता होगा। यस सर। हाँ, कुछ सपोर्ट रहता होगा उसके लिए। हाँ सर। ना? चलो अब एक सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है इसका थर्मोडायनेमिक्स का, सॉरी मेटलर्जी का, थर्मोडायनेमिक्स, है ना, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ रिडक्शन, है ना। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ रिडक्शन। क्या थर्मोडायनेमिक्स ऑफ रिडक्शन, है ना। देखो एक मान लो कि कोई मेटल है ना, लेट अस कंसीडर द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एन ऑक्साइड, है ना। कंसीडर reaction of metal with oxygen, sorry not oxide, with oxygen, with O2, हाँ? क्या बनेगा बेटा यहाँ पे, मेटल है सॉलिड फॉर्म में, इसने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ और प्रोडक्ट मिला MO, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड, है ना। मुझे ये बताओ डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी इस रिएक्शन के लिए, पॉजिटिव, निगेटिव या ऑलमोस्ट जीरो, एनीवन। नेगेटिव। निगेटिव होगा, लेफ्ट साइड में भी आप सॉलिड प्लस गैस, सॉलिड की एंट्रोपी गैस के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, वी नो दैट, है ना। गैस का मैक्सिमम, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। तो लेफ्ट साइड में बेटा हमारे पास गैस है, राइट साइड में गैस नहीं है, सो डेल्टा एस विल बी निगेटिव, लेस देन जीरो। ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, डेल्टा एस इज लेस देन जीरो, है ना। नाउ अपने को ये पता है बेटा कि फॉर ए रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, अगर किसी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होना है तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव, है ना। डेल्टा जी शुड बी लेस देन जीरो, है ना, डेल्टा जी शुड बी लेस देन जीरो। नाउ डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस, दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा एच प्लस टी इंटू माइनस डेल्टा एस, है ना। तो ये जो टी इंटू माइनस डेल्टा एस आ रहा है यहाँ पे, ये टर्म बेटा क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, इट विल बी नेगेटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव ना। डेल्टा एस नेगेटिव है तो टी इंटू माइनस डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। सो अगर ये पॉजिटिव है तो इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर, देखो डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आती है ना। मेटल का ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी अच्छी होती है, वी आर डूइंग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना, वी आर फॉर्मिंग एन आयनिक कंपाउंड हियर।
तो एडिशन कंपाउंड बन रहा है यहाँ पे, तो डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आती है, डेल्टा जी इज लेस देन 0। बट अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी बेटा, बढ़ेगी, बिकॉज माइनस डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव है। तो टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो जो पॉजिटिव पार्ट है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। पॉजिटिव पार्ट अगर बढ़ता जाएगा तो डेल्टा जी बिकम्स लेस नेगेटिव और मोर पॉजिटिव, यू कैन से, है ना। डेल्टा जी बिकम्स लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, -30 था, -30 से -25 हो गया, -25 से -20 हो गया, मतलब डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो 0 की तरफ जाना चालू करेगा। आधी बात समझ में? Yes, sir. यस सर। एक टेम्परेचर आएगा जब डेल्टा जी की वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी, है ना, डेल्टा जी विल बी इक्वल टू 0, and above that temperature delta G becomes positive। तो डेल्टा जी बिकम्स पॉजिटिव मतलब कि उस टेम्परेचर के ऊपर, है ना, उस टेम्परेचर के ऊपर जहां पे डेल्टा जी पॉजिटिव है, दिस रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। ये रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, नॉन नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। ठीक है, सो सर बोलो। थोड़ा सा डाउट है, मतलब वो आपने जो वहाँ पे पॉजिटिव लिखा ना, मतलब वो जो पहले माइनस था फिर डेल्टा एस माइनस हो गया इसलिए पॉजिटिव लिखा, माइनस माइनस प्लस। बिल्कुल, हाँ सर, वो थोड़ा समझ नहीं आ रहा था। डेल्टा एस नेगेटिव है, डेल्टा एस मान ले -10 है, तो माइनस डेल्टा एस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हाँ सर। क्या, तो upon increase in temperature, upon increase in temperature, T into minus delta S increase, hence delta G becomes less negative, delta G becomes less negative, that is value of delta G increase, value of delta G increase। ठीक है, एक डायग्राम देखते हैं यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं एलिंगम डायग्राम, है ना। इस डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, काफी सारे पूछे हैं, है ना। सर देखा था टारगेट में। देखा था, चलो अच्छा है। हाँ सर, ये क्वेश्चंस भी किए हैं सर। अच्छा, कर भी लिया मिटलर। अच्छा, तुम लोग तो स्कूल में तो पढ़ाई नहीं होगा इस चैप्टर को। नहीं सर, कट गया है ना। हम्म। डायग्राम क्लियर दिख रहा है, मतलब रिएक्शंस दिख रहे हैं सबके। Yes, sir. थोड़ा सा बड़ा कर दो। नाउ यस सर, यस सर। ठीक है, देख भाई, ये तुम्हारा ग्राफ दिया है, हाँ, ये जो ग्राफ दिया है, ये दिया है डेल्टा जी नॉट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड वर्सेस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, है ना। और डेल्टा जी नॉट जो दिया है बेटा, ये दिया है पर मोल ऑफ O2, मतलब हर एक केस में 1 मोल O2 लिया और 1 मोल O2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आई उसको कैलकुलेट किया, है ना। एंड विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो स्लोप कैसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, पॉजिटिव स्लोप है। ठीक,
अब देखो, लुक एट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ध्यान देना। चलो मैग्नीशियम पे ये बात कर लेते हैं, एक मेटल को पकड़ते हैं, है ना। मैग्नीशियम का देखो बेटा, यहाँ पे स्लोप थोड़ा सा चेंज हुआ। स्लोप क्यों हुआ चेंज यहाँ पे बेटा? बिकॉज यहाँ पे मैग्नीशियम मेल्ट कर गया। यहाँ पे टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया कि मैग्नीशियम मेल्ट कर गया। तो मैग्नीशियम अगर मेल्ट करेगा तो वी विल हैव मेटल इन लिक्विड स्टेट प्लस O2 गैस, वी गेट मेटल ऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट। तो डेल्टा एस की वैल्यू और ज्यादा निगेटिव हो जाएगी, राइट। लेफ्ट साइड में पहले क्या था? सॉलिड प्लस गैस, अब क्या हो गया? लिक्विड प्लस गैस। तो लेफ्ट साइड एंट्रोपी और ज्यादा बढ़ जाएगी, मतलब डेल्टा एस बिकम्स मोर नेगेटिव। डेल्टा एस अगर ज्यादा नेगेटिव हो गया तो माइनस डेल्टा एस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। आ रहा है समझ में? सर जब मैग्नीशियम मोल्टेन फॉर्म में था, जब हम्म मेल्ट किया, हम्म सर वो मतलब पहले मेल्ट किया था फिर उसने गैस के साथ कंबाइन हुआ, फिर वो सॉलिड कैसे बन गया, मैं समझ नहीं पाया। मेटल ऑक्साइड है ना। सॉलिड, लिक्विड या गैस है, दैट विल डिपेंड अपॉन मेल्टिंग पॉइंट ना। जो मेटल ऑक्साइड बन रहा है वो तुम्हारा अलग कंपाउंड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। तो जिस टेम्परेचर पे मैग्नीशियम मेल्ट कर रहा है उस टेम्परेचर पे मेटल ऑक्साइड मेल्ट नहीं कर रहा है। व्हाई? बिकॉज मेटल ऑक्साइड हैज हायर टेम्परेचर, हायर मेल्टिंग पॉइंट। यस सर। हाँ सर आ गया। आ रहा है समझ में भाई? बाकी लोग, हर्षपुरिया आ रहा है समझ में? चलो ठीक है। ठीक है, अगेन लुक एट दिस टेम्प, लुक एट दिस पॉइंट। यहाँ पे बेटा मैग्नीशियम जो है इस टेम्परेचर पे क्या हो रहा है? गैस में कन्वर्ट हो गया। तो अब लेफ्ट साइड में गैस ज्यादा हो गया। लेफ्ट साइड में अब मेटल भी गैसियस फॉर्म में है, O2 भी गैसियस फॉर्म में है ना। तो यहाँ पे डेल्टा एस की वैल्यू और ज्यादा निगेटिव हो जाएगी, मतलब माइनस डेल्टा एस और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। मीन्स स्लोप विल फर्दर इंक्रीज, स्लोप जो है वो और इंक्रीज कर जाएगा। स्लोप क्या है बेटा? डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर में व्हाट इज द स्लोप हियर? माइनस डेल्टा एस। ठीक है, तो Yes, sir. this diagram is known as एलिंघम डायग्राम। ये बनाना है। बनाने के लिए मैं दूसरा डायग्राम देता हूँ, इसको मत बना। यस सर। ठीक है, मैं दूसरा डायग्राम देता हूँ बनाने के लिए। दिस डायग्राम इज नोन एज एलिंघम डायग्राम, एज एलिंघम डायग्राम। ठीक है, where delta G naught is plotted against टेम्परेचर, है ना। और स्लोप क्या होगा बेटा? यहाँ पे स्लोप, माइनस डेल्टा एस। स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा एस, है ना, माइनस डेल्टा एस। मैं एक डायग्राम दे रहा हूँ, उसको बना लो, है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, मैं दूसरा सर डायग्राम दे रहा हूँ। हाँ
सर जैसे अब उसमें Ti प्लस O2 गिव्स TiO2 है, तो उसमें वो कभी मेल्ट हुआ ही नहीं है Ti, वो हर समय सॉलिड में ही था। हाँ मतलब उस टेम्परेचर पे हम गए ही नहीं कि मतलब उस पे जितने भी प्रोसेस हुए हैं, जो भी चीजें हुई है वो उसके टाइटेनियम के मेल्टिंग पॉइंट से लोअर टेम्परेचर पे हुआ है। हाँ तो सर इसलिए इसका स्लोप हर समय सेम है ना। हाँ इसलिए इसका स्लोप चेंज नहीं हुआ। यस सर, क्योंकि डेल्टा एस हर समय सेम है। हाँ हाँ ठीक है। ये डायग्राम तुम्हारे सामने है, इसको कर लो तो। ठीक है, एक दो मेटल छोड़ दोगे चलेगा, कोई इशू नहीं है ना। जैसे टाइटेनियम क्रोमियम में से कोई एक छोड़ दो। ठीक है, टाइटेनियम टाइटेनियम को छोड़ दो, है ना। टाइटेनियम यू कैन लीव। निकेल को छोड़ दो, निकेल यू कैन लीव, है ना। निकेल टाइटेनियम ये दोनों छोड़ दो बेटा, बाकी प्लॉट करो। पलक आ रहा है समझ में बेटा? कोमल? Yes, sir. Yes, sir. डन। यस सर। चलो ठीक है, किसी का नहीं हुआ तो बताना, मैं मूव कर रहा हूँ फिर। ऑलराइट। चलो ठीक है बेटा। दिस इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, है ना, ग्रेटर देन 0। ठीक है। नाउ consider the case of CaO
and MgO at 820 डिग्री सेल्सियस, 820 डिग्री सेल्सियस पे देखते हैं बेटा, ठीक है, एट 820 डिग्री सेल्सियस। देखो ध्यान देना, 820 डिग्री सेल्सियस ये मोटा मोटी ठीक है। देखो दो रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, है ना, दो रिएक्शन में लिख रहा हूं। पहला रिएक्शन है 2Ca solid plus O2 gas, we get 2CaO solid, है ना। इसके लिए बेटा डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कितनी है, डेल्टा जी नॉट 1 मान ले, डेल्टा जी नॉट 1 कितना है इसके लिए बेटा, कैल्शियम वाले के लिए अप्रोक्सीमेटली इसको ले लो -1060 अप्रोक्स, -1060 किलो जूल, ठीक है। एंड 2mg plus O2 we get 2mgO solid, इसके लिए डेल्टा जी नॉट 2 ले लो, ये तुम्हारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली ये हो जाएगा -1000 किलो जूल, ठीक है। लेट अस से दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन 2। सो वी आर गोइंग टू परफॉर्म 2 - 1, 2 - 1, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं 2 - 1 का, हाँ थर्मोडायनेमिक्स में बहुत किया था इस टाइप का। तो 2 - 1 करोगे क्या होगा बेटा, एक मिनट रुकना, 2 - 1 करें या 1 - 2 करें, एक मिनट रुकना बेटा, नहीं 1 - 2 करो, है ना, 1 - 2, 1 - 2 करोगे तो यू विल गेट द इक्वेशन 2Ca solid plus 2mgO solid we get, देखो O2 O2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, इक्वेशन 2 को जब तुम रिवर्स Yes, sir. करोगे तो O2 O2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2Ca plus 2mgO we get 2CaO 2CaO plus 2mg, 2 mg. है ना। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि कैल्शियम जो है वो मैग्नीशियम, बोलो क्या बोल रहे हो, कोई कुछ बोल रहा है, चलो ठीक है। तो ये बेटा हो जाएगा डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -60 किलो जूल, कितना आ रहा है बेटा, -60 किलो जूल, है ना। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कर रहा है, यहाँ पे कैल्शियम जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है मैग्नीशियम में। सो हियर कैल्शियम इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, कैल्शियम जो है इट इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, और डेल्टा जी जो है इट इज नेगेटिव, लेस देन 0, सो दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, है ना। सो हियर
calcium acts as a reducing agent to reduce MgO, magnesium oxide, into magnesium, Mg. बोलो भाई, आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो बेटा देखो, तो यहाँ पे कैल्शियम जो है वो मैग्नीशियम वाले लाइन से नीचे है। कैल्शियम का जो लाइन है वो मैग्नीशियम वाले लाइन से नीचे है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि मैं कोई ऐसा दो लाइन लूं, आई कैन टेक एनी टू लाइन, है ना, एंड आई कैन कमेंट दैट जो नीचे वाला मेटल है वो ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा। Yes, क्यों? sir. क्योंकि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जो है वो निगेटिव आएगी, है ना। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, दो लाइन मैं कोई भी लूं, है ना, इफ आई कैन सेलेक्ट एनी टू लाइन, तो जो नीचे वाला मेटल है वो ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा। आ रहा है समझ में ये सबको? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख लिया। Yes, sir. Yes, sir. कुछ पॉइंट है यहाँ पे फीचर्स ऑफ एलिंघम डायग्राम, फीचर्स ऑफ एलिंघम डायग्राम। ठीक है, पहला पॉइंट, डेल्टा जी नॉट इंक्रीज विथ increase in temperature, point number 1. Point number 2, graph is a straight line. Graph is a straight line with slope equal to minus delta s, which is of course positive. Point number 3, slope of the line change, slope of the line change at melting point and boiling point of metal, है ना, at melting point and boiling point of metal, means when the metal melt or vaporize, है ना, when it melts or vaporize। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, at certain temperature delta G naught is equal to 0, delta G naught is equal to 0, above this temperature delta G naught becomes positive, greater than 0, है ना, greater than 0, hence metal oxide becomes thermally unstable, thermally unstable, है ना।
फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है इसका बेटा, ये तुमने शायद 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, मेटल एंड नॉन मेटल में, है ना, आई होप पढ़ा होगा तुमने, कि ये जो ऑक्साइड्स होते हैं, मतलब सिल्वर हो गया या गोल्ड हो गया, दे आर नोन एज नोबल मेटल। क्यों बोलते हैं ऐसा? बिकॉज ऑफ देयर लेस रिएक्टिविटी, राइट, बिकॉज ऑफ देयर लेस रिएक्टिविटी, है ना। इनके ऑक्साइड्स जो हैं ये थर्मली अनस्टेबल होते हैं, मतलब उनको आप अगर हीट करोगे above certain temperature, they will directly decompose to give corresponding metal. डायरेक्टली उनका ऑक्साइड डिकम्पोज हो जाएगा एंड यू विल गेट कॉरस्पॉन्डिंग मेटल, है ना, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, मर्क्यूरी हो गया, ऐसा। एंड पॉइंट नंबर 5 ये थोड़ा हिंदी में लिखवा देता हूँ मैं, है ना। नीचे वाला मेटल ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा, रिड्यूस करेगा, ठीक है। नीचे वाला मेटल ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा इन द एलिंगम डायग्राम। इसमें डाउट है बेटा? किसी भी लाइन में, किसी भी पॉइंट में डाउट है? पूछो, एनीवन? सर ये थर्मली अनस्टेबल का मतलब एक बार और बता देंगे? थर्मली अनस्टेबल का मतलब हुआ कि उस टेम्परेचर पे जो ऑक्साइड है वो ब्रेक होके मेटल एंड O2 देगा, ठीक है। यस सर। सर जो थर्मली अनस्टेबल नहीं होंगे तो फिर उनका क्या होगा? वो रहेंगे, वो अपना मतलब स्टेबल रहेंगे उस टेम्परेचर पे। यस सर। चलो क्वेश्चन था, इज इट ट्रू दैट under certain condition, magnesium can reduce Al2O3 and Al can reduce MgO, है ना। State these conditions, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद आज छुट्टी करते हैं, ठीक है। मैं ग्राफ दिखाता हूँ, ये सवाल लिख लो, फिर मैं ग्राफ दिखाता हूँ बेटा, है ना। मुझे ये बता दो ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है। ऐसे लास्ट लाइन जो लिखा है उससे तो यही लग रहा है कि करेक्ट है ना। तो कौन सी कंडीशन होगी भाई जिसमें ये हो जाएगा? मतलब सर दोनों एक दूसरे को रिड्यूस कर सकते हैं?
दोनों एक दूसरे को रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब Mg जो है वो Al2O3 को कर सकता है एंड एल्यूमिनियम जो है वो MgO को कर सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो लिख लिया। लिख लिया? चलो देखो ये डायग्राम है तुम्हारा, है ना, दिस इज द डायग्राम। देखो तो बेटा, ऐसा पॉसिबल है क्या? लुक एट Yes, द, बोलो कहाँ पे, किस टेम्परेचर पे? सर वो जब इंटरसेक्शन हो रही है ना Al2O3, मतलब जब ठीक है, पर्पल और रेड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो उसके बाद में 2000 केल्विन नहीं 2000 डिग्री सेल्सियस पे शायद वो। ओके, दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, राइट? यस सर। यस सर। तो बेटा इस इंटरसेक्शन पॉइंट के नीचे, मतलब इस टेम्परेचर के नीचे, मैग्नीशियम कैन रिड्यूस Al2O3 एंड इस टेम्परेचर के ऊपर एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस MgO, है ना? हाँ सर। ग्राफ की Yes, पोजीशन yes, जो है वो चेंज हो गई, दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। है ना, ग्राफ की पोजीशन जो है वो चेंज हो गई, है ना? तो यही तुम्हारा एलिंगम डायग्राम है ना, दिस इज एलिंगम डायग्राम। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, कल कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे इसके, है ना, 7-8 सवाल कर लेंगे, 9-10 सवाल, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, यस सर। यस सर। तो रीजन क्या ठीक लिखना है। है? थैंक यू सर। रीजन यार, रीजन भी लिखोगे, मतलब एक टेम्परेचर एक करेगा उस एक टेम्परेचर, एक, हाँ, एक टेम्परेचर ऐसा है जहाँ पे दोनों की डेल्टा जी नॉट वैल्यू इक्वल है, तो उस टेम्परेचर के नीचे, है ना, उस टेम्परेचर के नीचे मैग्नीशियम का लाइन जो है वो नीचे है, एल्यूमिनियम वाला लाइन ऊपर है, तो नीचे वाला मेटल ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, मींस मैग्नीशियम कैन रिड्यूस Al2O3 एंड उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर पोजीशन चेंज हो गई, यहाँ पे एल्यूमिनियम वाला लाइन नीचे चला गया, मैग्नीशियम वाला लाइन ऊपर चला गया। हाँ, थोड़ा सा वर्ड्स में इसको लिख दो। हाँ सर लिख लो। ठीक है, ठीक है देन, आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना? थैंक यू सर। ओके बेटा, ओके बाय। थैंक यू सर।